वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 48 लेके आए और आज इस 48 नंबर क्लास में हम बात करेंगे प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की जो हमारी क्लास होती है उसमें स्पेशल हमारा आज का टॉपिक रहेगा कुछ पर्यटन के क्वेश्चन और कुछ जो मेले लगते हैं पशु मेले उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सभी तैयार रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। 9 बजे की रोज आपके हमारे सवाल आपके जवाब की ये क्लास जो कंटिन्यू जो आपको लगातार मिल रही है और 48 दिन का हम सफर कर चुके हैं, यानी 47 क्लासों का हम सफर तय कर चुके हैं और 48 नंबर ये क्लास आपके सामने जो लगातार जुड़ा हुआ है उसको ये अंदाजा हो चुका है कि राजस्थान जीके कितना सरल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो लाइक शेयर करने का काम कर दीजिए, अपना काम, और सभी को गुड इवनिंग। सभी तैयार रहिए आज के इन बेहतरीन क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पर्यटन स्थल पीकॉक गार्डन किस जिले में विकसित किया गया है? तो कल हमने 50 क्वेश्चन पर्यटन स्थल के किए थे, आज फिर वहीं से स्टार्ट करें। पर्यटन स्थल पीकॉक गार्डन किस जिले में विकसित किया गया है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या भीलवाड़ा में? पेपर में सीधा आ जाएगा पीकॉक गार्डन राजस्थान के किस जिले में है, तो उत्तर हो जाएगा जयपुर। जयपुर के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू मारा गया मालवीय नगर पुलिया के पास इसको विकसित किया गया। और आपसे पूछे यातायात पार्क, यातायात पार्क वो भी जयपुर के अंदर विकसित किया गया। कहाँ पे? यातायात पार्क। इसके अलावा पीकॉक गार्डन, ये सारे जयपुर के अंदर विकसित किए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, राजस्थान में किस झील पर हैदराबाद के हुसैन सागर की तर्ज पर विभूति पार्क बनाया गया है? यानी राजस्थान में किस झील पर, जैसे हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। एक तो ये याद रखना, हैदराबाद में हुसैन सागर झील है, वहां पे विभूति पार्क बनाया गया है। उसी प्रकार हमारी राजस्थान झील में इसकी तर्ज पर कहाँ बनाया गया? फतेह सागर झील, जो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है फतेह सागर झील। कब इसका उद्घाटन किया गया था? 2014 में। उस समय मुख्यमंत्री थी कौन? वसुंधरा राजे। उन्होंने विभूति पार्क और इसी के किनारे विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण भी किया था। राजस्थान के पहले व देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज, झूलते हुए पुल, कहाँ बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, और एक बार ये टूट भी गया था इसलिए भी चर्चा में है। राजस्थान के पहले व देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज, झूल यानी हैंगिंग ब्रिज का मतलब झूलता हुआ पुल। कई बार आप पुल पे चढ़े होंगे, ऐसे कुछ पुल होते हैं जैसे इस प्रकार के, कैसे जंप लेते रहते हैं झूलते हुए। कईयों को तो छोटे होते थे उनको डर भी लगता था पहले, तो देखा होगा आपने। या कई बार कोई नहर वगैरह है उसमें भी छोटा सा बना होता था ना, पहले छोटे होते थे तो उस पर डर लगता था। लेकिन ये चंबल नदी पर कोटा में बनाया गया है। चंबल नदी पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज राजस्थान का पहला और देश का चौथा ब्रिज है, ध्यान रखना। और बड़ी बात, इसका उद्घाटन 2017 के अंदर ये दोबारा इस नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका दोबारा उद्घाटन किया गया था और 2009 में ये टूट भी गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। राजस्थान में वर्तमान में कितने पर्यटन संभाग है? राजस्थान में वर्तमान में कितने पर्यटन संभाग है? सीधा नहीं पूछ रहा कि पर्यटन संभाग, अपने राजस्थान में संभाग तो 7 है, लेकिन पर्यटन संभाग है, यानी अलग अलग पर्यटन को विकसित करने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में विकास करने के लिए संभाग बनाए गए हैं। तो याद रखना, वर्तमान में 4 संभाग है। कौन से पर्यटन संभाग? कौन कौन से? एक तो जोधपुर संभाग है, पर्यटन संभाग कौन सा है? जोधपुर। एक है उदयपुर, एक है कोटा और एक है अजमेर। ठीक है, पहले दो ही थे, जोधपुर उदयपुर दो ही थे, अब कोटा और अजमेर को भी पर्यटन संभाग बना दिया, तो टोटल पर्यटन संभाग कितने हो गए? 4। अगला, देश का पहला स्मारक कौन सा है जहां पर नाइट टूरिज्म, नाइट सफारी की व्यवस्था की गई है? देश का पहला स्मारक कौन सा है जहां पर नाइट टूरिज्म, यानी दिन में अंदर आप पर्यटन स्थल में वहां घूम सकते हो और लेकिन रात में भी आपको घूम सकते हो, ऐसी व्यवस्था, देश का पहला स्मारक कौन सा है? तो आमेर महल है। कौन सा? आमेर महल, जिसकी खासियत क्या है? आप दिन दिन के अलावा रात में भी वहां पे विचरण कर सकते हो अनुमति लेकर। तो कौन सा है? आमेर महल है, ये याद रखना। देश का पहला स्मारक है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसकी शुरुआत 2015 से हो चुकी है। शाम 7 बजे से 10 बजे तक आप यहाँ घूम सकते हो। दूसरा दूसरा पूछे तो 2015 में अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर, उसमें भी आप घूम सकते हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन आप आगरा के ताजमहल में भी घूम सकते हो। पूर्णिमा के दिन आगरा के ताजमहल में भी घूम सकते हो रात को, और उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में भी पूर्णिमा के दिन घूम सकते हो। इसमें सिर्फ पूर्णिमा के दिन है दोनों में, लेकिन इनमें कभी भी 7 से रात 10 बजे तक आप विचरण यानी घूम सकते हो। अगला, बेलून सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बेलून, बेलून क्या होता है? गुब्बारा।
गुब्बारे पर बड़े बड़े गुब्बारे से वगैरह होते हैं ना, उनसे सफारी करते हैं, देखना होगा। बाड़मेर, बूंदी, जयपुर, जैसलमेर बैलून सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट, देखने कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा इसका बूंदी। बैलून सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी। और एग्जामिनर हमेशा जो आपको कंफ्यूजिंग और आपका उत्तर होगा ना उसको पहले नंबर पे देगा। अब मैंने बाड़मेर पहले पे दे दिया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बाड़मेर उत्तर दे दिया, तो याद रखना ये बाड़मेर बैलून महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। बैलून महोत्सव जो बनाया जाता है वो बाड़मेर में बनाया जाता है, लेकिन बैलून सफारी है ना वो बूंदी की प्रसिद्ध है। बैलून सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। और लॉयन सफारी ये नाहरगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है। लॉयन सफारी कहाँ की है? और केमल सफारी, अब आपसे पूछ ले केमल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? केमल माने ऊंट, ऊंट की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? समगांव जैसलमेर की। कहाँ की? समगांव। टाइगर सफारी रणथंभौर सवाई माधोपुर की। हॉर्स सफारी, हॉर्स घोड़े की सवारी वो पुष्कर अजमेर की है। व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल सफारी केवलादेव कोटा की। और डंकी सफारी है शेखावटी क्षेत्र की। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन को, जो टॉपिक मैं कहता हूं उसको पढ़ा करो आप। अगला, लोयन सफारी किस दुर्ग की प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने बता दिया लोयन सफारी है वो नाहरगढ़ जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा डंकी सफारी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? डंकी माने गधा, पढ़ते ना, डी फॉर डंकी, डंकी माने गधा। डंकी सफारी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है डंकी सफारी। अगला, हॉर्स सफारी किस जिले की प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन क्यों दे रहा है? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने शायद पहली बार देखा है। दूसरी बात, पीटीटी का भी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि तारीख बढ़ा चुके हैं 20 जून तक। बीएसटीसी के फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर है, इसके अलावा एसआईएन के री फॉर्म शुरू हो चुके हैं। रीट में बताया जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में रीट होगी, तो तैयार रहिए और इस वीडियो को मत छोड़ना जब तक एग्जाम होता है। वनपाल, वन रक्षक, पटवार, जो भी विद्यार्थी है ये लगातार वीडियो देखते रहना, आपका राजस्थान जी के सारा कवर हो जाएगा। नए से नए क्वेश्चन, करंट से संबंधित भी क्वेश्चन होंगे, उसको भी इसमें समाहित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है जो हॉर्स सफारी है। हॉर्स सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया? लगा लो स्टार। और पिछला जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2011 के अंदर। और कालबेलिया नृत्यांगना जब नाम आता है तो गुलाबो का नाम आता है। किसका नाम आता है? गुलाबो, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस नृत्य को पहचान दिलाई थी, वो गुलाबो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना कहाँ की गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भी कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना कहाँ की गई? तो आमेर के कुंडा ग्राम में की गई। आमेर के कुंडा ग्राम में की गई। आमेर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध है। कुंडा ग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी सवारी के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व का तीसरा हाथी गांव विकसित है यहाँ पे कुंडा ग्राम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला, पुरातत्व विभाग ने कातन बावड़ी को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा, यह किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में आ जाए कातन बावड़ी किस जिले में, कंफ्यूज हो जाओगे, घूम जाओगे सारे, ऐसी बावड़ी तो हमने पढ़ी नहीं है। क्यों है? कितनी चर्चित है। देखो, राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने कातन बावड़ी को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार के में। अब ये सिस्टम क्या है? क्या है विश्व धरोहर को दर्जा दिलाने का मतलब? क्या हुआ, क्यों दिलाया जाता है? इससे क्या होता है? मान लो आज तक आपने कातन बावड़ी का नाम नहीं सुना, अभी तक तो इसका नाम दर्ज करवाने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है विश्व धरोहर का। विश्व धरोहर का मतलब विश्व के अंदर इसको दर्जा दिया जाए। मान लो ये कातन बावड़ी है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कातन बावड़ी जोधपुर में। अब कातन बावड़ी को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया मान लो, तो विश्व के जितने भी देश है वो आकर्षित होंगे कि यार ये ऐसी क्या कातन बावड़ी में खासियत है जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो लोग क्या आएंगे देखने के लिए? फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, कहीं से भी विदेश के तो पर्यटक आएंगे। पर्यटक आएंगे तो हमारे राज्य को आमदनी होगी कि नहीं होगी? खूब आमदनी होगी। आपको पता है आमदनी बहुत होती है। जो चीज अपने 5 रुपए में लेते हैं वो 50 रुपए में खरीदते हैं, क्योंकि डॉलर के मुकाबले इस प्रकार सिस्टम होता है। ठीक है, क्यों? अपने तो क्या है, जो एक मान लो 5 रुपए की चीज है और एक 10 रुपए की चीज है, अपनी पसंद की चीज 5 रुपए की होगी। जहां तक है 90% लोग कहेंगे 5 वाली दे दे। वो पर्यटन वाला क्या आएगा? 5 वाली 10 वाली नहीं, वो कोई 100 रुपए वाली होगी ना वो खरीदेगा। तो इससे आमदनी खूब होती है। जो चीज हम दे नहीं पाते किसी आम नागरिक को वो खरीदते हैं।
इससे क्या ध्यान आकर्षित होता है, ध्यान आकर्षित होता है तो लोग, जैसे मान लो आमेर के अंदर कुंडाग्राम है, भाती गांव है, विश्व से लोग आते हैं, लोग आते हैं भी, ये ऐसा क्या, क्यों विश्व का तीसरा है इस प्रकार। इसलिए विश्व धरोहर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उसका विकास करने के लिए विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाया जाता है। तो कातन बावड़ी समझ गए होंगे, आपको मैंने थोड़ा ज्यादा ही बता दिया आपको। कातन बावड़ी ओसिया जोधपुर के अंदर है, कहाँ पे, ओसिया। तो ध्यान रखना पुरातत्व विभाग ने जैसे चांद बावड़ी अबानेरी, कातन बावड़ी जोधपुर, रानी जी की बावड़ी बूंदी, इसके अलावा फ्रेस्को पेंटिंग शेखावटी क्षेत्र की है, हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंक और शेरगढ़ कस्बा बारा, इन सबको केंद्र सरकार के पास भेजा है। तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की किस पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? हल्दी घाटी राजसमंद में है, तो उनकी कौन सी पुण्यतिथि थी? पुण्यतिथि का मतलब समझ लेना, एक तो पै से पुण्यतिथि जब मृत्यु होती है, मृत्यु का दिन पुण्यतिथि होता है, और जयंती होता है जयंती जन्म तिथि। जैसे जयंती, पै से पुण्य, यानी ठीक है, निर्माण पूर्ण प्रमाण कह सकते हैं। तो पुण्यतिथि मृत्यु और जन्म जयंती होती है, क्यों तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों। तो महाराणा प्रताप की किस पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो कौन सी थी? उस समय इनकी 406वीं पुण्यतिथि थी। अब पुण्यतिथि बनाई कब जाती है? 19 जनवरी को बनाई जाती है। 19 जनवरी 1597 को इनकी चावंड के बडोली में मृत्यु हुई थी, और वहीं पर खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की महाराणा प्रताप की छतरी है। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। महाराणा प्रताप की किस जयंती पर राजनाथ सिंह ने, उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे, उस समय गृह मंत्री ने महाराणा प्रताप इंडिया रिजर्व बटालियन बनाने की घोषणा की थी। महाराणा प्रताप इंडिया रिजर्व बटालियन बनाने की घोषणा की थी, और पिछली राजस्थान पुलिस की भर्ती में इसके पद भी आए थे, आपको पता होगा। तो महाराणा प्रताप इंडियन रिजर्व बटालियन बनाने की घोषणा कब की थी? अब ये जयंती है, किस जयंती पर घोषणा हुई थी? 476वीं जयंती, 476। अब इनकी जयंती बनाई कब जाती है? 9 मई को बनाई जाती है। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी को रविवार के दिन ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जयवंता बाई की कोख से हुआ था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी। अब हमारे सवाल आपके जवाब की ये क्लास है, लेकिन मैं ज्यादा थोड़ा कर रहा हूं, तो हमें क्लास 30 मिनट की रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी, इसलिए थोड़ा स्पीड से लूंगा मैं। महाराणा प्रताप के भील सेनापति राणा पुंजा की प्रतिमा का अनावरण 2017 में कहां किया गया? महाराणा प्रताप के भील सेनापति जानते हो, राणा पुंजा थे, इनकी प्रतिमा का अनावरण 2017 में कहां किया गया? तो याद रखना, उदयपुर में किया गया। ठीक है, उदयपुर में किया गया। राज्य का सर्वाधिक राजस्व जुटाने वाला पर्यटन स्थल कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक राजस्व जुटाने वाला पर्यटन कौन सा है? तो आमेर महल है। सबसे ज्यादा आमेर महल क्या राजस्व जुटाता है पर्यटन के क्षेत्र में? आपको बताया यहाँ पे आमेर महल है, यहाँ हाथी सवारी प्रसिद्ध है, 2-3 बावड़ियां भी यहाँ की प्रसिद्ध है, केसर क्यारी बहुत प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा विदेशी यहाँ पे इस क्षेत्र में आते हैं। देश का तीसरा व राजस्थान का पहला राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहां बनेगा? देश का तीसरा व राजस्थान का पहला राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहां बनेगा? जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, या फिर जोधपुर में? याद रखना, जोधपुर में बनेगा। वहां पे जोधपुर में। अगला, इन 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इन 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज है जो के नेटवर्क के सदस्य के रूप में शामिल किया गया, यानी अलग अलग शहरों को शामिल किया जाता है, तो उसमें 2 है, भारत के 2 है, उसमें एक राजस्थान का आ जाता है। तो एक राजस्थान का कौन सा है? तो याद रखना, राजस्थान का इसके अंदर आ जाता है जयपुर है। एक तो जयपुर आ जाता है और दूसरा वाराणसी आ जाता है, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। राज्य में एडवेंचर टूरिज्म के लिए किस पर्वत को पैराग्लाइडिंग के लिए राज्य का पहला स्पॉट चुना गया है? राज्य में एडवेंचर टूरिज्म के लिए किस पर्वत को पैराग्लाइडिंग के लिए राज्य का पहला स्पॉट चुना गया है? तो वो है हर्ष पर्वत सीकर को। किसको? हर्ष पर्वत है सीकर को। अगला, श्री बलदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो मैंने आपको बताया था 20 या 19 क्वेश्चन आपके कौन से हो जाएंगे? पर्यटन के हो जाएंगे। लगभग पर्यटन क्लियर हो चुका है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपके लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि वीडियो कितना लंबा दिया जा सकता है, तो आप जरूर पढ़े। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं आप जरूर पढ़े। अब आते हैं हमारे पशु मेले। जितने भी पशु मेले हैं सारे क्लियर कर देंगे आज, एक ही नहीं छोड़ेंगे। श्री बलदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? और महीने वाइज और बताऊंगा मैं। तो श्रीदेव पशुदेव मेला जो लगता है, बलदेव पशु मेला,
मेड़ता नागौर के अंदर आयोजित होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक लगता है, यानी महीना पूछे अंग्रेजी अप्रैल महीने में आता है। ध्यान रखना, हिंदी महीना और अंग्रेजी महीना दोनों याद रखा। और आप चैत्र महीना कहाँ पे आता है, मार्च अप्रैल के आसपास आता है। इससे याद होने चाहिए कॉम्बिनेशन, ताकि आप बढ़िया तरीके से। और एक किसान नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, बलदेव राय मिर्गा, उनकी स्मृति में मेला बढ़ता है। बाबा रघुनाथपुरी का पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? बाबा रघुनाथपुरी का मेला तो याद रखना सांचौर जालोर में। कहाँ पे? सांचौर जालोर में बढ़ता है चैत्र शुक्ल एकादशी को। सांचौर जालोर में, जिसको राजस्थान का पंजाब कहते हैं ना सांचौर को, तो चैत्र शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। सेवड़िया पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? सेवड़िया पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? नागौर, जालोर, भरतपुर, अलवर। तो सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में बढ़ता है। देखो कौन कौन सा है, बाबा रघुनाथ सेवड़िया का मेला और बाबा रघुनाथपुरम वाला जालोर में बढ़ता है। तो सेवड़िया पशु मेला और रानीवाड़ा जालोर में बढ़ता है। ये याद रखना, रानीवाड़ा जालोर में कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल एकादशी को। बजरंग पशु मेला किस जिले में बढ़ता है, आयोजित होता है? ठीक है, अजीत नहीं, आयोजित होता है। बजरंग पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? बजरंग बजरंग जाएंगे भरतपुर। कहाँ पे? भरतपुर में बढ़ता है, अश्विन माह में बढ़ता है। अब हिंदी अंग्रेजी में कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है, कौन से महीने में? अश्विन माह में। बसंती पशु मेला किस माह में आयोजित होता है? बसंती, सबसे पहले तो बसंती पशु मेला लगता कहाँ पे है, किस जिले में लगता है? तो याद रखना, रूपवास भरतपुर में लगता है। कहाँ पे? रूपवास भरतपुर में बसंती पशु मेला लगता है। और किस महीने में? माघ महीने में। किसमें? माघ अमावस्या से माघ सुदी अष्टमी तक लगता है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? रूपवास, सांचौर, रानीवाड़ा या झालरापाटन में। याद रखना, झालरापाटन झालावाड़ में गोमती सागर पशु मेला लगता है। और हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है गोमती सागर पशु मेला, झालरापाटन झालावाड़ में वैशाख और ज्येष्ठ महीने में आयोजित होता है। सीतावाड़ी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? सीता माता का मंदिर कहाँ पे है? और सीताबाड़ी पशु मेला कहाँ लगता है? तो सीताबाड़ी पशु मेला लगता है बारां के अंदर। कहाँ लगता है? सीताबाड़ी बारां के अंदर लगता है। सीता माता का मेला केवलादेव जो प्रतापगढ़ के अंदर है। ध्यान, कहाँ लगता है? सीताबाड़ी पशु मेला ज्येष्ठ अमावस्या को 12 में लगता है। इसके अलावा राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा बढ़ता है? देखो पशु मेले से इससे बाहर कभी कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। अब बढ़िया तरीके से पढ़ लेना इनको, बस कमी आपकी रहेगी। पढ़ लिया आपने, कमेंट आपने कर दिया, लेकिन कहीं पेपर में आए तो आपका उत्तर गलत चले, ये सबसे बड़ी गलती होती है इंसान। पढ़ने के बाद, अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप मेरिट से चूक जाओगे, आपकी किस्मत कुछ नहीं करेगी वहां। ध्यान रखना। तो पूरे आंख, कान, नाक और मन और मस्तिष्क पूरा एकदम, जब भी पढ़ो तो न्यौछावर कर दो उस पे, ताकि दोबारा प्रश्न आ जाए गलत नहीं हो। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं ना कि मैंने सिलेबस 2 बार निकाल दिया, 5 बार निकाल दिया, 10 बार निकाल दिया। सिलेबस निकालना महत्व नहीं होता है, आपने पढ़ा क्या है, उस सिलेबस में क्या पढ़ा है, किस प्रकार पढ़ा है, उस सिस्टम से अगर आप चलोगे। आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? बहुत सारे विद्यार्थी तो तैयारी करते रहते हैं, और जब महीना भर पेपर का रह जाता है तब उन्हें पता चलता है हमारा सिलेबस ये है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में सिलेबस चलना चाहिए। लिखे, बार बार लिखा करो कि हमारा सिलेबस ये है, हिंदी का ये है, जीके का ये है, करंट जी का ये है। कईयों को तो पता ही नहीं है कि सारा सिलेबस क्या क्या आएगा, और महीना पेपर का रह जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी उनको सिलेबस का अभी तक पता नहीं है। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पता होना चाहिए। कल मैंने आपको एक टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे आपको एक स्टेटस दिया था, आपको पता है, एक अनमोल वचन ज्यादा मैं नहीं देता, लेकिन फिर भी उसमें कहा था ना कि एक जो चाबी पाना होता है वो स्क्रू अगर गलत घुमाए तो वो खोल नहीं सकता, और अगर अपने गलत दिशा में काम कर लिया तो कामयाब, अपनी मेहनत व्यर्थ है। मेहनत हमारी कब काम करेगी? जब हम जो काम कर रहे हैं या वास्तविक रूप से ये हमारे लायक है और हमारे काम का है, तो ही पढ़ोगे। ठीक है, जो टॉपिक आपके काम का है वही पढ़ो। जितने टॉपिक है आपके दिमाग में रहना चाहिए। किसी की भी तैयारी करते हो, तैयारी आप किसकी कर रहे हो, सिलेबस आप किसका पढ़ रहे हो, वो ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तब आप अपने मिशन में कामयाब होंगे। तो राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है? तेजाजी पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर नागौर में तेजाजी पशु में लगता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। ये अगस्त महीने में लगता है, ज्यादातर आजकल ये पूछते हैं अगस्त महीने में। ठीक है, अंग्रेजी महीना ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तेजाजी की याद में लगता है आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। अमेठ पशु मेला किस जिले में बढ़ता है?
अमेठ पशु मेला किस जिले में बढ़ता है? तो राजसमंद, क्यों राजसमंद में एक स्थान है अमेठ, अमेठ में पशु मेला पड़ता है। सीधा पेपर में आएगा पशु मेले का, सीधा सीधा, या तो अंग्रेजी महीना पूछेगा वे किस महीने में लगता है, या फिर आपको जिला पूछेगा, बस दोनों में से बाहर कोई नहीं जाएगा, बस ये सारे पढ़ लेना। भरतपुर में जसवंत पशु मेला कब लगता है? भरतपुर में जसवंत पशु मेला कब लगता है? अब देखो फिर आगे ना, अक्टूबर महीने में लगता है। कौन से में? अक्टूबर महीने का मतलब आश्विन महीना आता है लगभग। और भरतपुर के राजा थे जसवंत सिंह, उनकी याद में पड़ता है। पुष्कर पशु मेले में सर्वाधिक किस पशु की बिक्री होती है? जो पुष्कर का मेला है, पशु मेला है, बड़ा ही रंगीन मेला है, सबसे ज्यादा विदेशी वहां पे भाग लेते हैं। और पुष्कर अजमेर के अंदर है। सर्वाधिक पशु मेला जो लगता है यहाँ पे, किस पशु की बिक्री होती है? ऊंट की बिक्री होती है, ध्यान रखना। किसकी होती है? ऊंट की है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है, रंगीन मेला है, सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला है, और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं यहाँ पे। बड़ी बात कि सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक भी कहाँ आते हैं? पुष्कर के अंदर। लेकिन क्वेश्चन है, किस मेले में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं? वो पुष्कर मेले में। वैसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? जयपुर के अंदर, कल मैंने बताया था ना। तो राजस्थान में क्या पता नहीं सिस्टम, जीके का पता नहीं क्या सिस्टम है, इतना कंफ्यूज करता है कि भूल जाते हैं। पढ़ लो भूल जो, इसलिए निरंतर राजस्थान जीके का पट्टा चढ़ाना जरूरी है। अगला, बाबा रामदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? बाबा रामदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो बाबा रामदेव, अब बहुत सारे विद्यार्थी जिसका पढ़ा नहीं होता है, बाबा रामदेव रुनेचा जैसलमेर में चले जाते हैं, लेकिन बाबा रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर लगता है, मानासर नागौर के अंदर। कहाँ पे? मानासर नागौर के अंदर लगता है। और मार्गशीर्ष से माघ पूर्णिमा तक लगता है, नहीं फरवरी महीने में लगता है, ये भी याद रखना। किस महीने में? फरवरी महीने में लगता है। करौली में शिवरात्रि पशु मेला किस माह में आयोजित है? अच्छा, कल टॉपिक बता देता हूँ किसका है। कल आपको टॉपिक मिलेगा, अभी आपको बता देता हूं मैं कि कल आपको टॉपिक कौन सा मिलेगा। जाते जाते मैं आपको जरूर बताऊंगा कौन सा टॉपिक है। तो करौली में शिवरात्रि पशु मेला किस माह में आयोजित होता है? तो करौली में जो शिवरात्रि पशु मेला है वो किस माह में आयोजित होता है? सीधी सी बात है, फागुन में, क्योंकि शिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन को आती है। तो फाल्गुन यानी मार्च महीने में आयोजित होता है, ये याद रखना जरूरी है। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? वीर तेजाजी और मल्लीनाथ जी को तो याद ही रखना है। मल्लीनाथ जी पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? लूणी नदी के किनारे चैत्र माह में आयोजित होता है। सबसे बड़ी बात, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, वो आय की दृष्टि से है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? बड़ा ही जबरदस्त। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? नागौर जिले में आयोजित होते हैं, ध्यान रखना। किसमें? नागौर में। राजस्थान में, सीधा पूछे, राजस्थान में सर्वाधिक मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? डूंगरपुर में। कहाँ पे? डूंगरपुर में होते हैं सर्वाधिक मेले तो। लेकिन पशु मेले सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? नागौर में। और लगभग 21 दिन मेले डूंगरपुर में चलते रहते हैं, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये रीति रिवाज प्रथाएं सबसे ज्यादा चलती रहती है। चांदसेन पशु मेला किस जिले में बढ़ता है? इसका जवाब आपको कमेंट में दो, मैं 30 सेकंड आपको दूंगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब दे। चांदसेन पशु मेला लगता है टोंक, मालपुरा टोंक में चांदसेन नामक बांध पर बढ़ता है, ये याद रखना, मार्च अप्रैल में। बहरोड पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? अजीत नहीं आयोजित है। बहरोड पशु मेला, तो बहरोड अलवर के अंदर है, बहरोड अलवर में आयोजित होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। सांगानेर के लुणियावास में किस पशु का मेला बढ़ता है? लो भी, लुणियावास का नाम सुना होगा, आश्विन महीने में लगता है, ये आश्विन महीने में। और बावगढ़ बांध है एक लुणियावास के अंदर, बावगढ़ बांध है, उस बांध गांव में बढ़ता है। लुणियावास गांव में तो गधे का मेला लगता है, गधों का मेला। एक सोरसेन 12 के अंदर ब्राह्मणी माता की स्मृति में भी लगता है। चंद्रभागा पशु मेला किस माह में आयोजित होता है? चंद्रभागा पशु मेला किस माह में आयोजित होता है? जल्दी से बता दीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो चंद्रभागा पशु मेला की बात करें तो झालरा पाटन झालावाड़ में नवंबर महीने में आयोजित होता है। नवंबर महीने का मतलब कार्तिक महीना, लगभग कार्तिक मार्गशीर्ष के आसपास होता है। गोगा मेड़ी पशु मेला किस माह में आयोजित होता है? गोगा मेड़ी पशु मेला, देखो सारे पशु मेले क्लियर हो जाएंगे अब, शायद ही कोई अपवाद नहीं, कोई नहीं रहेगा ध्यान। गोगा मेड़ी पशु मेला किस माह में आयोजित होता है? तो गोगा जी, गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है, तो भाद्रपद महीने में आयोजित होता है। नौर भाद्रा हनुमानगढ़ के अंदर, ये नौर तहसील के अंदर है, ये भी ध्यान। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या कितनी है? राज्य स्तरीय, ध्यान रखना। राजस्थान में आपसे पूछे ये मेले, पशु मेले आयोजित कौन करवाता है? तो राजस्थान पर्यटन विकास करवाता है। तो राजस्थान में राज्य स्तरीय जो पशु मेलों की संख्या वो 10
देखो और बहुत होते हैं, लेकिन जो पर्यटन विकास निगम द्वारा करवाए जाते हैं सही रूप से नियम कायदे से, वो 10 है, ये याद रखना। पक्षियों का मेला किस जिले में पड़ता है या बढ़ता है? ठीक है, पक्षियों का मेला भी बढ़ता है भरतपुर में, जयपुर में, अलवर में या सिरोही में। क्या उत्तर दोगे आप? तो याद रखना, मान सागर जो झील है जयपुर के लिए, ये प्रसिद्ध है यहाँ पे, और सिंधी समाज द्वारा ये चैत्र माह में बढ़ता है। देसी पर्यटकों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? देसी पर्यटकों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था, पुष्कर अजमेर विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा मेला है, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगला, 84 कोसी परिक्रमा वाला मेला कहाँ लगता है? 84 कोसी परिक्रमा वाला मेला कहाँ लगता है? लोहारगल, झुंझुनू, कामा भरतपुर, पुष्कर अजमेर या रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर। कल कौन सा टॉपिक होगा? बने रहिए वीडियो में, कल आपको जरूर बताया जाएगा। जरूर लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको बताया जाएगा कल कौन सा टॉपिक होगा। वीडियो पूरा देखें, लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। और कोई विद्यार्थी, कोई भी एग्जाम है राजस्थान का, उसमें अगर राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेना चाहता है 2019 की, 2020 की और 2021 की मई तक की, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है 8094496272। इस पे हमारी स्पेशल आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के तहत बनाई गई है। तो वो मैं बता देता हूँ, कॉलेज लेक्चरर के लिए बनाई गई, वो किस में काम देगी? जो आपका जेवीवीएनएल का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, वनपाल वन रक्षक है, बीएसटीसी है, पीटेट का एग्जाम है, इसके अलावा रीट के कुछ टॉपिक है उसमें उसमें आपको काम आएंगे, जैसे कृषि वन रिपोर्ट है, और ये सारी आपके काम आएगी। ये जितने भी एग्जाम और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप जरूर खरीदें। इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से 100 रुपए पे कीजिए और मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ प्राप्त कीजिए। 84 कोसी परिक्रमा वाला मेला लगता है लोहारगल झुंझुनू के अंदर। कहाँ लगता है? लोहारगल, सॉरी, भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में 84 कोसी परिक्रमा वाला मेला लगता है। कनपटे साधुओं का कुंभ किस मेले को कहते हैं? ये सारे पर्यटन विकास की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कनपटे साधुओं का कुंभ किस मेले को कहते हैं? कनफटे, कान बीनते रखते हैं ना, कान बड़े बड़े बीन के रखते हैं, इतने बड़े सुराख हो जाते हैं उनके, इसलिए उनको क्या कहते हैं? कनफटे। तो भरतरी का मेला, बाबा भरतरी का मेला, जो मत्स्य प्रदेश का कुंभ कहते हैं, इसको ध्यान रखना। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा, अब सहरिया रहती कहाँ पे है? सबसे बड़ी बात, सहरिया बारा में रहती है, और बारा में कौन सा है? सीताबाड़ी पशु, सॉरी, सीताबाड़ी मेला लगता है, और सीताबाड़ी पशु मेला भी लगता है, ध्यान रखना, ये भी याद रखना। तो सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। 84 कोसी परिक्रमा वाला मेला कहाँ लगता है? 84 कोसी परिक्रमा वाला मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका लोहारगल झुंझुनू के अंदर। और ये सवाई माधोपुर रामेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? जैनियों का सबसे बड़ा, यानी सॉरी, मीणाओं का प्रयाग कहते हैं इसको, मीणाओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। अगला, मेरवाड़ा का कुंभ किस मेले को कहते हैं? मेरवाड़ा, मेरू किसको कहते हैं? मेरवाड़ा किसको कहते हैं? तो अजमेर के आसपास का क्षेत्र है, तो मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं पुष्कर मेले को। मारवाड़ का कुंभ किसको कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ कहते हैं जो रामदेव जी का मेला रोहिचा में लगता है, उसको मारवाड़ का कुंभ। ये प्रश्न आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जंगल प्रदेश का कुंभ कहते हैं जो जाम्बो जी का मुकाम के अंदर बीकानेर में जो मेला लगता है, उसको जंगल प्रदेश का कुंभ कहते हैं। बड़े भाइयों का मेला किस जिले में आयोजित होता है? हालांकि जंगल प्रदेश का कोलायत वाले को भी कहते हैं, ध्यान रखना, जंगल प्रदेश का कोलायत वाले को भी कहा जाता है। बड़े भाइयों का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बड़े भाइयों का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो बड़े भाइयों का मेला कहाँ होता है? देखिए, श्रीगंगानगर, धौलपुर, जयपुर या अजमेर। तो याद रखना, बड़े नहीं, ये 12 भाइयों का मेला भी, बड़े और 12 भाइयों का मेला, 12 भाइयों का मेला लगता है बाड़ी धौलपुर के अंदर। बाबू महाराज का मेला और 12 भाइयों का मेला धौलपुर के अंदर बढ़ता है। श्री गंगानगर में, अनूपगढ़ में लीला मंजनू का मेला बढ़ता है, और अजमेर के अंदर लालिया कालिया का मेला बढ़ता है, और जयपुर के अंदर मैंने आपको बताया था पक्षियों का मेला आयोजित किया जाता है। बिरबल नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है? बिरबल नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है? सुना होगा आपने, बिरबल नृत्य किस मेले का, एक क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखना, बादशाह मेला जो ब्यावर अजमेर में लगता है, उसकी सवारी निकलती है, उसके आगे जो नृत्य किया जाता है वो बिरबल का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है, इसलिए बिरबल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बादशाह का जो मेला ब्यावर अजमेर में बढ़ता है, वहां का प्रसिद्ध। ध्यान रखना, ब्यावर और अजमेर दोनों में भरा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, सन्यासियों का बादशाह किस संत को कहा जाता है?
सन्यासियों का बादशाह किस संत को कहा जाता है, यानी किस सूफी संत को कहा जाता है? ख्वाजा साहब को, इमादुद्दीन चिश्ती को, या फिर पंजाब शाह को, या फिर मिठे शाह को, इसे कहा जाता है? सन्यासियों का बादशाह किस संत को कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, किसको कहा जाता है? तारकिन का उर्स लगता है नागौर के अंदर। सुल्तान ए तारकिन सन्यासियों का बादशाह, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जहां उर्स लगता है, जिनके साथ ही बड़े पीर का उर्स भी लगता है, हमीदुद्दीन चिश्ती। कौन है? हमीदुद्दीन नागौरी, जिसको कहते हैं चिश्ती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन्यासियों का इन्हें बादशाह कहा जाता है। ये 50 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी शानदार कमेंट में, जैसे पिछले वीडियो के, कल का जो वीडियो था हमारा, उसमें कमेंट आए थे, पूजा शर्मा, नेक्स्ट एग्जाम ऑनलाइन, एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी स्माइल करे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। मान मीना आज की क्लास, दिनेश कुमार सुथार गुड नाइट, जय हिंद जय भारत। इसके अलावा विरम मेघवाल नाइस, थैंक यू। माधुराम जय भीम सर जी, आपकी क्लास से मजा आ गया, वेरी गुड। बस लगातार कंटिन्यू जुड़ते रहिए, आप कोशिश कीजिए लगातार, आपको देखिए टॉपिक वाइज भी मिलने लगे और पूरा राजस्थान कवर हो रहा है। सुनीता कौर 47 क्वेश्चन सही है। पिंकी साहू नाइस, थैंक यू। परविता मेघवाल खम्मा गणी, आपको भी। मोहम्मद असलम नाइस। अमृत अमृत नांदनिया सर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है क्या? अमृत जी प्ले लिस्ट में जाइए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स के नाम से पीडीएफ है, आपको सारे आपको वीडियो पेपर में मिल जाएंगे। ममता खानवाली 48 क्वेश्चन सही है। रितु सर कॉलेज प्रोफेसर के टॉपिक, 3-4 टॉपिक रहे, वो भी आपको जल्द करवा दिए जाएंगे 5-10 दिनों के बाद। राजू राम जय हो, तेजा जी महाराज की। मानी टाक गुड इवनिंग, आपको भी। नेहा गेदर गुड इवनिंग। एम पुष्पा पारिक सर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके करवा दो। आप प्ले लिस्ट में जाइए, मैंने आपको बता दिया। राजगोला जी शुभ संध्या। हंसराज वर्मा राम राम। मनीषा बिश्नोई गुड इवनिंग। रुकुमा कुमारी गुड इवनिंग, हेलो, और सभी को थैंक यू। इसके अलावा रविंदर नैन, हंसराज वर्मा, पूजा शर्मा, मनीषा बिश्नोई, काव्या जोहड़, पवन सिंह राठौड़, पवन कुमार सुथार, इसके अलावा राकेश पूनिया, मान मीना, दिनेश कुमार पूनिया, मनीषा, मोनिका, सपना, रुकुमा कुमारी, जो भी काव्या जोड़, जो भी मेरे नाम याद रहते हैं जहां तक है, मैं आप लगभग आपके नाम बता देता हूं ताकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकें। और इसके अलावा काव्या गुजर, निहारिका जाट है, निहारिका पूनिया है, पवन है, सुमन बिश्नोई है, तो ये सभी जवाब। मनीषा सिमर है, मनीषा बिश्नोई है, राहुल बिश्नोई है। जो भी विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे। रोज आपको 9 बजे और सुबह 7 बजे की क्लास मिलती रहती है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और जो विद्यार्थी अपना कहता है कि सर मेरा नाम नहीं है, तो ऑफलाइन आप कमेंट जरूर करें ताकि आपका नाम दिया जा सके। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।